हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 है कला क्षेत्र में परिवर्तन। हमने इसमें लघु चित्रों के बारे में देखा। हमने इसमें जो है किमिच क्या होता है इसको देखा। हमने इसमें जो है रूप चित्रण को देखा। हमने इसमें जो है जो औपनिवेशिक चित्रकला है और जो राष्ट्रवादी चित्रकला है उसके बारे में जाना। अब हम आगे इसके जो है बाद जो कहानी है उसको हम देखेंगे। जो रूप चित्रण किसके द्वारा, तो यूरोपीय शैलियों के द्वारा आदमकद जो है प्रतिमाएं बनाई जाती थी, आदमकद प्रतिमाएं, और ये उनकी परंपरागत शैली थी। ये हमने जाना। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो अब उनके उसके बाद जो भी है वो अब हम पढ़ेंगे। अब राष्ट्रवादी जो है चित्रकला क्या थी, तो तैल चित्रकारी था। और यहाँ पर हम जो है आपको छोड़ कर गए थे कहाँ पे, तो यहाँ पर पश्चात के बाद देखेंगे तो ये हम पढ़ा दिए थे आपको। तो मधुबनी भी हो गया था, राष्ट्रवादी भी हो गया था, कलाकारों की जो है जापानी भी हो गया था, कलाकारों के आधुनिक स्कूल जो खोले गए थे ये भी हो गया था, ओकाका जो है ओकाकुरा वाला भी हो गया था, और ये भी हो गया था। चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। भवन निर्माण की नई शैली और नई इमारतें। ठीक है, जो आपका चैप्टर बचा है, अब मात्र 4 चैप्टर बचे हैं क्लास 8 में। हम इसको जल्द समाप्त करने वाले हैं। हम उतना समय नहीं ले रहे हैं, हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस मंथ तक सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और हम थ्योरी दोनों करवाएं। 14-15 दिन और बचा है इस महीना का, और इस महीने में हम जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और कर रहे हैं कोशिश, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आप जान रहे हैं। और हम जो है आपको करवा देंगे, पूरा का पूरा करवाएंगे हम। थ्योरी प्लस हर चैप्टर से एमसीक्यू, हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा। और आप देख रहे होंगे कि एमसीक्यू जो है चैप्टर वाइज है कि नहीं है। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि चैप्टर से आपको क्वेश्चन जो है वैसा दें कि जो बार बार पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है भवन निर्माण की नई शैली और इमारतें। लिखा गया है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन की जो है स्थिरता प्राप्त हुई, तब बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास और वाणिज्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवनों एवं इमारतों की जरूरत पैदा होने लगी। 19वीं सदी से शहरों में बनने वाली इमारतों के किले, सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थी। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीक तथा उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती है। आइए देखें कि इस सोच को अंग्रेजों ने किस तरह से अमली जामा पहनाया। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। कितने सार्वजनिक भवनों के लिए? 3। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से एक शैली को हम क्या बोलते हैं? ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली। 3 शैली था भवन जो है सार्वजनिक भवनों के लिए। कितने शैली? 3 शैली मोटे तौर पर। इनमें एक शैली था ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली, कहा जाता है एक शैली को। बड़े बड़े स्तंभों के जो हैं पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी, और यह जो है मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। इसलिए जो है ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली इसका नाम पड़ा। जिस यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया गया था, जिसे जो है यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान जीवित किया गया था। अंग्रेजों ने इस शैली का प्रयोग भारत में शाही वैभव की अभिव्यक्ति के लिए किया। शाही वैभव की अभिव्यक्ति के लिए देख सकते हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता, ये आप ऊपर में गुंबद देख रहे हैं, वैभव है इसका, ये वैभव है, ये दिखाना चाह रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये बम्बई जो दिख रहा है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी जो है वहीं से आया है। ये देखिए एक शैली जिसका काफ़ी उपयोग किया गया वह था गॉथिक शैली। ये क्या था? गॉथिक शैली। ये रोमन वाला देखिए ग्रीको रोमन, उसके बाद गॉथिक शैली दूसरा। इसमें था क्या, जो ऊंची उठी हुई छतें, नौकदार
मेहराबें, नौकदार जो है मेहराबें, बारीक साज सज्जा इस शैली की विशेषता थी। नौकदार मेहराबें, ऊँची उठी हुई शैली, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना छतें ऊँटी यहाँ पर। और यह जो गॉथिक शैली का प्रयोग सरकारी इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों एवं गिरजाघर में व्यापक रूप से जो है पैमाने पर किया जाता था। ये कहाँ किया जाता था? ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो है आपको ये मिलता है कहाँ? तो ये मिलता है सरकारी इमारतों, ये सरकारी इमारत है, ये सरकारी इमारत है, ये सरकारी इमारत है, ये रेलवे स्टेशन सरकारी इमारत है ना, गिरजाघर, ये सब में जो है गॉथिक शैली आपको नौकदार जो है मेहराब और आपको छतें, यहाँ पर उठे हुए छतें, बारीक से सजा हुआ साज सज्जा, यहाँ पर देख बारीक से साज सज्जा यहाँ पर किया गया है। ये मद्रास का लॉ कोर्ट है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है मेहराब, ये ऐसे करके मेहराब होता है, ये मेहराब आपको दिख रहा है ना, गुंबद भी है, ये सब जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये गॉथिक शैली थी। एक रोमन शैली आपने देखा, ग्रीको रोमन शैली, अब ये है गॉथिक शैली। ग्रीको रोमन में आपने क्या देखा? जो आपने देखा कि ये रेखा गणितीय, मतलब स्तंभों, ये स्तंभ जो दिख रहा है इसमें रेखा गणितीय संरचनाओं के गुंबद, यहाँ पर गुंबद का निर्माण किया गया। इसमें जो है गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। ये गुंबद का निर्माण जो है इस शैली का विशेषता था। ये स्तंभ जो पाया दिख रहा है, ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता का है, ये सरकारी भवन। और यहाँ पर भी सरकारी भवन जो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन और मद्रास का लॉ है कोर्ट, ये सरकारी भवन है। और 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरुआत एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली जो है विकसित हुई। एक स्थापत्य शैली जो नई मिश्रित स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जिसमें भारतीय एवं यूरोपीय शैलियों के तत्व विद्यमान थे। स्थापत्य शैली में क्या था? तो इसमें यूरोप और भारत के जो है तत्व विद्यमान थे। और इस शैली में याद रखिएगा 3 प्रकार के शैली, एक जो है ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली, एक हो गया गॉथिक शैली, और एक हो गया जो है भारत का जो है शैली है वो है इंडो सारासैनिक शैली, जो है सारासैनिक शैली। ये भारतीय और यूरोप को दोनों मिलाकर किया गया, और इस शैली को इंडो सारासैनिक शैली के नाम से जाना जाता है। सैनिक शैली के नाम से जाना गया। 3 शैली हमने यहाँ पर देखा, बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप इंडो शब्द जो है हिंदू का संक्षिप्त रूप, और जबकि सारासेन जो है शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। यूरोप के जो लोग हैं वो मुसलमानों को संबोधित करने के लिए सारासेन का इस्तेमाल करते थे। तो भारत की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली प्रभावित थी। जो मध्यकालीन में आप इमारत देखते हैं इसी प्रकार की शैली थी। सारासैनिक इंडो सारासैनिक शैली, जो मुख्य रूप से मध्य भारत में आपको मध्यकालीन भारत में जो इमारतें थी वो आपको दिखते हैं, गुंबद, छतरियाँ, जालियाँ, मेहराबें, यह शैली जो है शैली प्रभावित थी। आगे है कि भारतीय शैली को समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वो यहाँ के वैध एवं स्वाभाविक शासक हैं। यूरोपीय की दिखने वाली इमारतों एवं भवनों की औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच के अंतर को प्रदर्शित करती है। शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों एवं भवनों के मुकाबले अजीब दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। ये 19वीं सदी के बंगला को देख सकते हैं। 19वीं सदी का एक बंगला है ये, खपरेल का। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें पूरे देश में सरकारी अफसरों के आवास के लिए बनाया जाता था। ये सरकारी जो है अफसर रहते थे, इस आवास में ऐसा आवास बनाया जाता था। और बंगाल में परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी को अंग्रेजों ने उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी ज़मीन पर बना होता था। परंपरागत जो है यहाँ पर ढलवा छत, चारों तरफ बना बरामदा और पीछे बना होता था, यहाँ पर पीछे घर बना होता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे।
ये सारे बातें जो हैं सरकारी क्वार्टर में होता ही, आप जानते ही हैं। अगला है कि आप अपने गांव, कस्बा, शहर में स्थित भवन एवं इमारतों की सूची बताएं एवं यह बताएं कि उनका निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है। ये आपको बताना है कि गांव और जो है आपके जो है आसपास के शहरों में कैसी है स्थापत्य, कौन सा शैली है। तो आप देखें, आप देख सकते हैं कि गांव में जो आप स्थापत्य शैली को देखते हैं, तो ये कौन सा शैली, 3 शैली था ना, 3 शैली में आपको कौन सा शैली दिखाई देता है? ये 2 शैली तो नहीं है ना, ये दोनों शैली नहीं है। और अपने गांव और शहर में आप देखते हैं, आप अपने गांव और शहर में कौन से शैली को देखते हैं? ये शैली जो कि सारा सैनिक था, सारा सैनिक जिसमें गुंबद, छतरी ये सब था। और गुंबद, छतरी जो 19वीं सदी के एक बंगला जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये शैली भारत में था, ये भारतीय शैली था। ये क्या था? ये भारतीय शैली था। भारतीय यूरोपीय स्थापत्य शैली नहीं था ये, बल्कि भारतीय शैलियों का ये अपनाया गया अंग्रेजों के द्वारा शैली था। और गांव में आपको ऐसा ही मिलता है जो भारतीय शैली है। भारतीय शैली में जो कि परंपरागत ढलवा छत, चारों तरफ से बरामदा, गांव में जाइएगा तो आपको खपरेल के घर में मिलेंगे ये सब, कस्बा में, शहर में। अभी आपको बहुत सारे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सब मिलते थे। अब उसका जो है कुछ अब तो सारा का सारा जो है छत मिलता है। चलिए आगे चलेंगे। साहित्य में राष्ट्रवादी विचार। तो भारतीय जो है स्वाधीनता संघर्ष, इसकी चर्चा जो है अगले क्लास में होगी, इकाई में होगी। तो इसमें जो है साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब राष्ट्रवादी विचार उभार लेने लगा, तब विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने साहित्य को देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने लगे। दरअसल जो है उनमें इनमें से अधिकांश साहित्यकार का यह विश्वास था कि वे गुलाम देश के नागरिक, अतः उनका यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के साहित्य का सृजन करें जो उनके देश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। साहित्य में पराधीनता के बोध तथा स्वतंत्रता की जरूरत को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, साहित्य ने देश की आज़ादी के लिए जनसाधारण को हर प्रकार से बलिदान करने के लिए उत्प्रेरित किया। सुविधा की दृष्टि से हमारी चर्चा मुख्य रूप से 3 भाषाओं, बांग्ला, हिंदी और उर्दू तक सीमित होगी। ठीक है, बांग्ला, हिंदी और उर्दू 3 ही जो है इसमें चर्चा होगी। यहाँ पर देखेंगे बांग्ला साहित्य को। तो आधुनिक बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको चटर्जी भी कहते हैं। तो ये बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय, 1838 से इनका 94 जीवन काल है। उपन्यास अपने देशवासियों में देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को जागृत करने में लगे हुए थे। उन्होंने देशवासियों को अपने देश की मौजूदा दयनीय स्थिति के कारण पर जो है विचार करने के लिए बाध्य किया। अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के साथ आनंद मठ देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आनंद मठ आज़ादी के उन दीवाने देशभक्त और क्रांतिकारी व्यक्तियों की गाथा थी, व्यथा थी, जो वंदे मातरम का जय घोष करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। याद रखते हैं, ये तो आपको पता ही है कि वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहीं देता है चटर्जी। तो ये आपका हो गया। चलिए इनका काल भी याद रखिएगा और बंगला के, ठीक है, आनंद मठ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात रमेश चंद्र दत्त, 1848 से 1909, रमेश चंद्र दत्त को अपनी रचना की प्रेरणा उन्हें साहित्यिक देशभक्ति से मिली। उनको अपनी रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? इनको मिला साहित्यिक देशभक्ति से। रमेश चंद्र दत्त ऐसे हिंदू थे जिन्हें अपनी परंपरा एवं संस्कृति से लगाव था। उन्होंने अपने उपन्यास समाज, क्या नाम है? समाज में प्राचीन भारतीय अतीत को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने उस उपन्यास में ऐसे भारतीय राष्ट्रवाद का चित्रण किया जो हिंदुओं पर केंद्रित था, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि रमेश चंद्र संप्रदायवादी थे।
यहाँ हिंदू आदर्श को प्रस्तुत करने के पीछे इस बात को प्रकाश में लाना था कि उस समय भारतीय राष्ट्रवाद में ऐसी संभावनाएं निहित थी जो जो कि अभिव्यक्ति को जो यहाँ पर है निहित थी, जो सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती थी। अतः रमेश चंद्र को उनके समय की प्रवृत्तियों और अभिव्यक्ति देने वाले प्रतिनिधि के रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। यहाँ पर आर्थिक राष्ट्रवाद देखेंगे और साहित्यिक देशभक्ति। तो आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है? तो अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियाद तैयार करने का प्रयास। साहित्यिक देशभक्ति क्या है? तो देशभक्ति पूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना। ये क्या है? तो साहित्यिक देशभक्ति है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला कि बांग्ला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय, मतलब इनका काल है 1898 से 1971 कि 1947 से पूर्व की रचनाओं पर दृष्टि डालना काफ़ी उपयोगी होगा। विशेषकर जो है गण देवता एवं पंचग्राम उपन्यास, उन्होंने जो है इनका नाम उपन्यास का याद रखिएगा, पूछ देता है किनका ये उपन्यास है। तो ये ताराशंकर बंदोपाध्याय का है, गण देवता और पंचग्राम में उन्होंने शोषण और औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समाज के विघटन को दिखाया। इस शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध निर्धन ग्रामीण के संघर्ष का भी वर्णन है, जो अंततः असफल होता है। यह असफलता इसलिए नहीं कि प्रभावी वर्ग शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि औद्योगिकरण की वास्तविकता के समक्ष ग्रामीण सामाजिक जीवन की अर्थव्यवस्था टिकी नहीं रह सकती थी। अब दूसरा है हिंदी साहित्य। तो इसमें भारतेंदु का नाम तो आपको पता ही होगा। भारतेंदु, नाम भूलना नहीं। भारतेंदु 1850 से 1885, मात्र 35 साल की उम्र, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे। आपसे पूछा भी जाता है कि आधुनिक युग के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हिंदी साहित्य के। अपने देश और समाज के लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने अपनी विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, निबंध लिखा। भारतेंदु द्वारा सृजित साहित्य का एक बड़ा भाग पराधीनता के प्रश्न से संबंधित है। अपने प्रसिद्ध नाटक अधेड़ नगरी चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा, ये दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अधेड़ नगरी चौपट राजा के लेखक कौन और भारत दुर्दशा के लेखक कौन? समझ गए? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने अंग्रेजी शासन के शोषण चरित्र को उजागर करने के लिए ऐसी लोक कथा का उपयोग किया जो देश के विभिन्न भागों में सामान्य रूप से प्रचलित थी। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं एवं लेखकों ने भारतीय धन के लूट के माध्यम से ब्रिटिश शासन के शोषण का पर्दाफाश किया। भारतेंदु ने कविता के माध्यम से भारतीय धन को इस प्रकार से व्यक्त किया: कल के कल वल छलन सो छले इते के लोग, नित नित धन सो घटत है बढ़त है दुख सोग। और दूसरा है कि मारकीन मलमंद बिना चलत कुछ ना ही काम, परदेसी जुलाहन के मानहूं भये गुलाम। ये इनका ये लिखते हैं भारत के धन को लूटकर किस प्रकार से यह बाहरी आदमी किस प्रकार से भारतीय लोग को ही दुख दे रहा है, छल रहा है। ये सारी बातें इनके द्वारा लिखा गया। आगे यहाँ पर है दूसरा पॉइंट, दूसरा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों राखी साजन नहीं अंग्रेज। अब अगला यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये हैं इनके वक्तव्य थे। अब 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों तक शोषण, आज़ादी एवं पराधीनता के प्रति वैचारिक रवैया आमतौर पर वही था जो 19वीं सदी के दौरान उभरा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली। अब मुद्रा केवल भारत की स्वतंत्रता का नहीं रहा, वह किसी भी कीमत पर लेनी ही थी। अब स्वाधीनता का मूल अर्थ और मुख्य उद्देश्य चर्चा का मुख्य आधार बन गए और आज़ादी किसके लिए जैसे प्रश्न उठने लगे। जैसा कि प्रेमचंद्र की एक कहानी आहुति में रूपमती कहती है
क्या कहती है रूपमती? तो यहाँ पर सुनिएगा रूपमती की कहानी को। ये आहुति में है कि कम से कम मेरे लिए स्वराज का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को आज प्रजा इसीलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं। अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं स्वार्थ मतलब पढ़ा लिखा समाज यूं स्वार्थांध बना रहे, तो मैं कहूँगी ऐसा स्वराज का न आना ही अच्छा। हमको ऐसा स्वराज नहीं चाहिए जो अंग्रेज चले जाए लेकिन वही कानून, वही नियम, वही जो है सब कुछ है। ऐसा कानून क्या, ऐसा स्वराज क्या, हम ऐसा पाकर क्या करेंगे? ये आहुति में रूपमती कहती है। प्रेमचंद्र की कहानी है। प्रेमचंद्र ने राष्ट्रवादी नेताओं को स्वार्थपरता का एक भोग विलास का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश किया। मतलब स्वार्थ में ये अपने ज़िंदगी जो है अपने अंग्रेज़ों से मतलब चाह रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद करवा लेंगे। तो जिस प्रकार से अंग्रेज़ अपने जो है अपने को यहाँ पर क्या कर रही है, शासन कर रहे हैं, उस प्रकार हम अपने ही लोग अपने पर शासन करेंगे। ये दूसरा आदमी है, हम अपने आदमी होंगे और अपने आदमी को अपने आदमी से जो है किस प्रकार से शोषित किया जाएगा, ये देखने को मिलेगा। और यही जो है प्रेमचंद ने इसका पर्दाफाश कर दिया। उनका मानना था कि यदि देश के नेता सही नहीं होंगे तो भारत की स्वाधीनता का क्या लाभ। प्रेमचंद के उपन्यास गबन 1931 में इस चिंता को महत्व को उजागर किया। देवादीन यहाँ पर गबन आप पढ़िएगा, हम पढ़े हुए हैं गबन, गबन पढ़िए आपको पता लगेगा। इसमें लिखा गया है कि देवादीन जो एक पक्का राष्ट्रवादी है, नेताओं से कहता है, अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम भोग विलास का इतना मरते हो, भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। ये आपको गबन में मिलता है। यहाँ पर ये बातें हैं कि जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम इतना ऐशो आराम कर रहे हो, जब तुम्हारा जो है राज होगा तो लोगों को पीस कर पी जाओगे। गरीबों को मतलब लोग मतलब गरीब, वो गरीब आदमी जो पल पल के लिए मरता है, पल पल भूखों से तरसता है, पल पल पानी के लिए जो है पानी उसको पीने के लिए एक अलग व्यवस्था, पानी जो है बैठने खाना सब कुछ के लिए अलग। ये कैसी है ये गरीबी मार डाल, ये मतलब गरीबी जो है, गरीबी तो ऐसे मरी हुई है, गरीब लोग जो है मरे हुए हैं और तुम उस गरीब को पीस कर पी जाओगे। आगे है कि लेकिन जो है यहाँ पर है कि लेकिन राष्ट्रवादी राजनीति का सबसे निराशाजनक पहलू गोदान में परिलक्षित होता है। गोदान गोदान पढ़िए, गोदान आप पढ़िएगा गोदान। यहाँ पर राज साहब जो एक धनी जमींदार है, चूस लेते हैं। गोदान में गौदान कुछ नहीं, अंतिम तक गोदान कर देना। मरते मरते दम तक जो है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कहती है धनिया कुछ नहीं है। यहाँ पर हम जो है कहानी को नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको बताते हैं, एक कहानी है, गोदान पढ़िएगा। तो यहाँ पर धनी जमींदार सत्याग्रह में शामिल होते हैं तथा बेईमानी से उद्देश्य पूर्ति के लिए धन का उपयोग करते हैं। खन्ना जो कि महाजन व्यापारी और उद्योगपति है, आंदोलन में भाग लेकर फिर ऐसे तरीके से धन बनाने में लग जाते हैं जिन्हें जायज़ नहीं कहा जा सकता। ओंकार नाथ पत्रकार हैं जो अपने संपादकीय लेखों में आग उगलते हैं लेकिन बुनियादी रूप में स्वार्थी, जिनके लिए राष्ट्रवाद स्वार्थ पूर्ति का एक साधन है। यहाँ अगला अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, बताइएगा कि साहित्य के किन राष्ट्रवादी तत्वों को उजागर किया गया, कक्षा में चर्चा करिए। देखिए साहित्य के राष्ट्रवादी तत्वों को किस प्रकार उजागर किया गया, तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि कैसे भारतीय स्वाधीनता में भारतीय साहित्य ने आपको भूमिका दिखाई देती है, उसकी भूमिका किस प्रकार से है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रवादी विचार उभार लेने लगा था। तब देश में विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों ने और साहित्य के जो है विदेश में मतलब साहित्य के रूप में देश और उसके जो है उद्देश्य को यहाँ पर लाने के लिए मतलब साहित्य के रूप में देश के जो भक्तिपूर्ण है, जो देश की गरिमा है, उसको लाने के लिए प्रयोग करने लगे। और उसमें आपको दिखता है कि देश में जो है गुलामी को दूर करने, पराधीनता के बोध है उसको दिखाने के लिए, बोध को बताने के लिए, पराधीनता की बोध को बताने के लिए, बोध को उखाड़ कर फेंकने के लिए, ये सारे जो मतलब पराधीनता की बोध को दर्शाएंगे भी, बताएंगे भी और उसको कैसे हटाया जाएगा ये भी बताने के लिए
ये अभिव्यक्ति अपना जो है स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, हम जो है कुछ बोलेंगे, हम जो है कुछ करेंगे, हमारी भी आज़ादी है, हमें भी कुछ करने दो, ये सारे जो हैं आने लगे। मतलब ये देखिए ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम कहते हुए लोगों ने जान की आहुति दे दी। क्यों? क्योंकि एक लेख जो है यहाँ पर आनंद मठ, यहाँ पर भारत दुर्दशा, यहाँ पर आप देखते हैं जैसी नगरी, मतलब यहाँ पर आपके भारत दुर्दशा दिखा, और जो है हिंदी का क्या नाम था, नाम देखिए यहाँ पर, मतलब इनका भारतेंदु का अंधेर नगरी चौपट राजा, भारत दुर्दशा, इसमें क्या उन्होंने कहा, भारत को राष्ट्रवादी जो लोग हैं राष्ट्र के प्रति, वो अपने जागो, पराधीनता को स्वीकार ना करो, इसको फेंको उठाकर, अपने ही धन को ये लूट कर जा रहा है, उसको पकड़ो, मतलब जो है यहाँ पर उजागर करते हैं। यहाँ पर चलिए आगे देखेंगे कि क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा सिर्फ, तो उजागर किया कक्षा में हमने यहाँ पर आपको बता दिया कैसे कैसे उजागर हुआ। बहुत सारे लेखक हुए जो अपनी उपन्यास से, अपनी जो है कलम से, ना जाने कितने लोगों इसमें कितने लोग शामिल हुए और जो है लोगों को उजागर किया। अब उर्दू भाषा देखिएगा। उर्दू भाषा में है कि आपको मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते समय यह जाना कि एक साझा संस्कृत का देश यहाँ पर शुरू से कि आपने मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते समय यह जाना कि एक साझा संस्कृति का देश में विकास हुआ, जिसे गंगा यमुना संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब एक साझा संस्कृति का इस देश में विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं, गंगा यमुना संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनके अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। उर्दू भाषा भी शामिल है इसमें, इसके अनेक उदाहरण में उर्दू भाषा भी शामिल है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में हुई। कब हुई? 11वीं शताब्दी में। और मध्यकाल में इसका जो है धीरे धीरे विकास हुआ। 18वीं शताब्दी तक यह देश के साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। कब? 18वीं शताब्दी। यहाँ पर जो है औरंगजेब, अकबर, ये सब जो है भाषा उसका हो गया क्या, अब इसी भाषा में ये काम करेगा। तो जिसमें फारसी और कुछ भारतीय भाषाओं के शब्द शामिल थे। फारसी भी था और कुछ भारतीय भाषा भी था उर्दू में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित भाषा उर्दू ही थी। उत्तर भारत में कौन था भाषा? उर्दू, जिसे हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी। शायद आप जानते हैं कि उर्दू और हिंदी के बहुत सारे शब्द क्या हैं? समान है। इनके मुख्य अंतर लिपि का है। हिंदी देवनागरी लिपि है, वहीं पर उर्दू का फारसी लिपि है। हिंदी का कौन लिपि है? देवनागरी। और उर्दू का कौन लिपि है? फारसी। में उस समय में लिखी जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय उत्तर भारत में अधिकतर समाचार पत्र और जो है पत्रिकाएं उर्दू भाषा में ही प्रकाशित होती थी। 1857 के संघर्ष के समय दिल्ली से प्रकाशित होने वाले देहली अखबार दिल्ली से होता था, और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले तिलिस्म जैसे अखबार आज प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले। उनमें अल हिलाल, ये याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो है समाचार पत्र का नाम याद रखना है आपको। ये अल हिलाल और अल बगान काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले, जिसमें से आपको अल हिलाल और अल बलाग के अलावा भी कई दूसरे अखबार उर्दू में निकाले जाते थे, जिनके माध्यम से देश प्रेम की भावना का प्रचार हुआ और अंग्रेजों के शासन के अन्याय और दमन के खिलाफ लोगों में चेतना जगाई गई। आप जानते होंगे कि इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, मतलब क्रांति अमर रहे का नारा उर्दू जबान का ही है। क्या है? इंकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति अमर रहे का नारा क्या है? उर्दू जबान का ही है। ये उर्दू जबान ही है। इंकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति अमर रहे। उर्दू भाषा के अखबारों के साथ साथ उर्दू कविता के माध्यम से भी देश प्रेम और सामाजिक सौहार्द का पैगाम घर घर तक पहुंचाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान अभी जो है हमारा
कविता की रचना की। ये आपको याद रखना है, जो ये इकबाल दे देता है, लेकिन इकबाल कौन इकबाल? तो अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना किसने की? तो ये इकबाल ने की। कौन इकबाल? तो अल्लामा इकबाल। ये बहुत बार पूछा गया है। तो इकबाल के जो है रचना की, तो पटना के बिस्मिल जो है अजीमाबादी, बिस्मिल जो है अजीमाबादी, ये भी याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको पल पल जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है कहाँ से बनता है। आपको हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि आप गलती मार देते हैं क्वेश्चन को। इकबाल दे देता है, डायरेक्ट इकबाल मार देते हैं, उसमें अल्लामा भी रहता है। तो अल्लामा इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और पटना के कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल दे देता है इसे, बिस्मिल, कोई और नाम दे देता है, बिस्मिल लगा देते हैं तो वो हो जाएगा, तो ये नहीं। तो बिस्मिल अजीमा जो है अजीमाबादी, इन्होंने क्या कहा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इनके द्वारा लिखा गया, ये रचना। यहाँ पर देखिए अनेक ऐसी मिसालें आपको देखने को मिलेगी जब देश की आज़ादी के लिए प्राण निछावर करने वाले ने ऐसे शेर और गीत दोहराते हुए मौत को गले लगाया। उर्दू भाषा आज लोकप्रिय है और हमारी दूसरी सरकारी भाषा है। पहली सरकारी भाषा हिंदी, दूसरी उर्दू, राजकीय भाषा। अब हम देखेंगे अभ्यास को। अभ्यास बताइएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि सही गलत आपको चुनना है ना। पहला, साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्त मिलने लगी। देखिए हाँ, एकदम सही बात है। साहित्य में ही तो बताए, अधेड़ नगरी चौपट राजा, साहित्य, गबन साहित्य, ये सारे जो है यहाँ पर दिखाया गया। अब प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की, ये तो गलत है। आनंद मठ की रचना किसने की? आपने पढ़ा ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ। और आप गीत देखते हैं, वंदे मातरम, आनंद मठ, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय आपको देता है नाम, तो दोनों एक ही हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, याद रखिएगा। और दूसरा है रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब जो यहाँ पर है कि रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ये सही है। अगला देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया, ये भी सही है। ऊपर में देखा ना, खुद लूट कर ले जा रहा है, भारत का लोग भारत में ही मर रहा है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ये सही है। आपको बता दिए थे ना, बंकिम चंद्र चटर्जी और जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों देता है नाम लेकर, तो दोनों आदमी एक ही हैं। बंगला है, बंगला लोग जो है चट्टोपाध्याय और चटर्जी दोनों लगाते हैं। तो ये आप समझ गए। चलिए आगे चलेंगे। रिक्त स्थान को भरिएगा कि लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को डैश कहा जाता था। जो लकड़ी और जो है धातु पर बनते थे उसी तस्वीर को क्या कहते थे? उत्कीर्ण करना। अब जब धातु पर बनाते हैं उत्कीर्ण कोई चीज़ होता है, तो आप देखते हैं कि हाँ, ये कितना तस्वीर देखने को में बढ़िया लगता है। लकड़ी में, धातु में दीवार पर जो बना देते हैं ये उत्कीर्ण होता है। अगला है कि औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र डैश होते थे, तो ये रूप चित्रण होता था। रूप चित्रण एकदम आदमकद प्रतिमा बनाएंगे, आदमकद। और अगला है कि अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए डैश की चित्रकारी की जाती थी, तो युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी। किस प्रकार से टीपू सुल्तान को युद्ध की जो है हार में दिखाया गया है, किस प्रकार से घेर कर सब बैठा हुआ है, ये भी दर्शाया गया है एक चित्र में। तो ये दूसरा है। अगला क्वेश्चन की एशियाई कला अंग्रेजों को प्रोत्साहन करने वाले डैश कलाकार थे, तो ये जापानी थे। कौन थे? तो जापानी नाम पढ़े थे हम। अब यहाँ पर जोड़ा मिलाना है, तो ये सब तो आप बना सकते हैं कि एकदम आराम से आपको तस्वीर में दिखाया गया है, तो तस्वीर से आप आराम से बना सकते हैं ना। ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता कहाँ हो सकता है? ये किस प्रकार की शैली है? तो इंडो ग्रीक शैली, इंडो ग्रीक शैली जो है ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता है।
और विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन आपको हमने बता दिया था किस प्रकार की शैली है। ये गोथिक शैली है। किस प्रकार की? ये गोथिक शैली, ऊपर ऊपर में गुंबद है और कलाकारी वहाँ पर किया गया है दीवार में। और मद्रास लॉ क्या है? मद्रास लॉ जो है, ये मद्रास लॉ आपको है इंडो सारासैनिक शैली। ये चलिए, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक, मिलते हैं।